नमस्कार दोस्तों, राम स्टडी क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से हम मीडिएवल हिस्ट्री की क्लास शुरू कर रहे हैं। मध्यकालीन भारतीय इतिहास की क्लास शुरू कर रहे हैं आज से। और ये जो हमारी क्लास है, ये जो बुक है, जो YCT की जो बुक है इतिहास की 1 लाख क्वेश्चन वाली, उस किताब को हम पढ़ेंगे। और इसमें हम वल्लाना क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि हम जिनकी जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करेंगे। और आपको पता है कि हमारी भारतीय संविधान की क्लास चल रही है, ऑप्शनल वाली और वनलाइनर वाली। तो दोस्तों, ये आपके प्रैक्टिस के लिए है क्वेश्चन। और जैसे कि आपको पता है कि आपके आगे एग्जाम आने वाले हैं, यूपी ट्रिपल एस पेट का एग्जाम आने वाला है, यूपी पुलिस का है, कांस्टेबल वाला है, दरोगा वाला है, काफ़ी एग्जाम होने वाले हैं। तो उन सभी के लिए ये क्लास महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप जल्दी जल्दी से इन क्वेश्चनों को रिवीजन कर सकते हैं। तो देखेंगे आज का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर रहेगा, उसका नाम रहेगा भारत पर मुस्लिम आक्रमण। और जिसमें जो टॉपिक रहेंगे, उन टॉपिकों को हम पढ़ेंगे। वो टॉपिक हमारे रहेंगे अरब, गजनवी और गौरी, महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी। इनके बारे में आज की हम क्लास में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था। तो ये पूछ लिया था 570 ईस्वी में हुआ था। पैगंबर मोहम्मद के विषय में सही कथन पूछा है, तो पढ़ेंगे। पैगंबर मोहम्मद ने एक ही ईश्वर की प्रार्थना करने का उपदेश दिया था। पैगंबर मोहम्मद ने मतावलंबियों के एक ही समुदाय की सदस्यता का उपदेश दिया था। तीसरा पॉइंट है, पैगंबर मोहम्मद भाषा एवं संस्कृति से अरब के थे। आगे पढ़ेंगे, पैगंबर मोहम्मद साहब के कथन एवं कार्य क्या कहलाते हैं। तो ये इन्हें हदीस कहा जाता है, यह ध्यान रखना है आपको। आगे देखेंगे, पैगंबर मोहम्मद साहब की जीवनी नाद ए मोहम्मदी को किसने संकलित किया था। तो ये जियाउद्दीन बरनी ने संकलित किया था। मक्का कहाँ पर स्थित है। तो ये सऊदी अरब में स्थित है, ध्यान रखना है। अरबों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले, भारत के लोगों का इस्लाम से संपर्क सबसे पहले किस प्रकार हुआ था। तो ये मालाबार समुद्र तट पर अरब व्यापारियों के आने पर हुआ था। भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण किसके द्वारा किया गया था। तो ये अरबों के द्वारा ही किया गया था। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था। तो ये 712 ईस्वी में हुआ था। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था। तो ये मोहम्मद बिन कासिम था, याद रखना है। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब की गई थी। तो ये 712 ईस्वी में की गई थी। इंपोर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए। मोहम्मद बिन कासिम के प्रमुख अभियान कौन से थे। तो ये देवल था, निरून था, सहवान, दाहिर, ब्राह्मणाबाद, अरोर और मुल्तान। 712 ईस्वी में जब अरबों ने सिंध पर आक्रमण किया था, तो वे अपने साथ कौन से खतरनाक हथियार लेकर आए थे। तो ये नाफ्ता और मंजनीक, ये हथियार लेके आए थे, ध्यान रखना है। अरबों की सिंध पर विजय का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। तो ये चचनामा नामक ग्रंथ में मिलता है, याद रखना है। चचनामा सिंध का इतिहास है और मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है। तो ये अरबी भाषा में लिखा गया है, ठीक है। ये ग्रंथ है चचनामा, जो कि अरबी भाषा में लिखा गया है। चचनामा पूर्व मध्यकालीन भारत के किस प्रदेश के इतिहास का वर्णन करता है। तो ये सिंध का, ठीक है। सिंध की विजय जो हुई थी उसका जो है उल्लेख करता है, ये आपको ध्यान रखना है। अरबों के आक्रमण के समय सिंध पर किसका शासन था। तो ये राजा दाहिर था, उसका शासन चल रहा था उस समय जब अरबों ने सिंध पर आक्रमण किया था। सिंध के राजा दाहिर की मृत्यु के बाद उसकी विधवा रानी बाई ने वीरतापूर्वक किस दुर्ग की रक्षा की थी। तो ये रावर के दुर्ग की रक्षा की थी, आपको ध्यान रखना है। एक घटना एक परिणाम रहित विजय कथन किस आधुनिक इतिहासकार का अरबों द्वारा सिंध विजय के संदर्भ में है। तो ये लेनपूल का, आपको ध्यान रखना है, लेनपूल। आगे देखेंगे, 731 ईस्वी में अरबों ने सिंधु नदी के तट पर किस नाम से एक नगर स्थापित किया था। ये महफूजा नामक, ये ध्यान रखना है, एक नगर स्थापित किया था। किस एक स्थान को अरब यात्रियों ने स्वर्ण ग्रह कहा था। तो ये मुल्तान को स्वर्ण ग्रह कहा था। अब गजनवी के बारे में देखेंगे। गजनी राजवंश का संस्थापक कौन था। तो ये अलप्तगीन था, सबसे पहले ये देखना है आपको। उसके बाद में गजनी राज्य आधुनिक समय में कहाँ पर स्थित था। तो ये अफगानिस्तान में स्थित था। महमूद गजनवी किसका पुत्र था। तो ये सुबक्तगीन का पुत्र था। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था। तो ये 17 बार आक्रमण किया था। कौन सा चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था। तो ये विद्याधर नाम का एक चंदेल शासक था, जो कि महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था, उससे कभी नहीं हारा था। किसने महमूद गजनवी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया था। तो ये भीमदेव प्रथम था, ये ध्यान रखना है। सोमनाथ जो मंदिर था उस पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय चालुक्य या सोलंकी वंश का गुजरात में शासक कौन था। तो ये ध्यान रखना, भीम प्रथम था, ये ध्यान रखना है। महमूद गजनवी ने सबसे पहले किसे हराया था। तो ये जयपाल को हराया था, ध्यान रखना है। महमूद गजनवी ने सबसे पहले जयपाल को हराया था। किस हिंदुशाही शासक ने स्वयं द्वारा प्रज्वलित चिता में कूदकर आत्मदाह कर लिया था। तो ये जयपाल था, जो कि हार गया था उससे, इसलिए उसने हार की वजह से खुद को आत्मदाह कर लिया था, अग्नि में झोंक दिया था अपने आप को। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय हिंदुशाही राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो ये उदभांडपुर में थी, आपको ध्यान रखना है। महमूद गजनवी को परास्त करने हेतु राजपूत शासकों के संघ का नेतृत्व किसने किया था। तो ये आनंद पाल ने किया था।
महमूद गजनवी के आक्रमण के समय दिद्दा कहाँ की रानी थी? तो ये कश्मीर की रानी थी, दिद्दा नाम था इसका। सुल्तान महमूद गजनवी ने 1018 ईस्वी में अपने कौन से आक्रमण में मथुरा और कन्नौज के मंदिरों को लूटा और उन्हें ध्वस्त कर दिया था? तो ये 12वां आक्रमण था उसका। इसने काफ़ी मंदिरों को ध्वस्त किया था, आपको ध्यान रखना। महमूद गजनवी ने के आक्रमण के समय मथुरा का शासक कौन था? तो ये कुलचंद नाम था इसका। सुल्तान महमूद के भारत विजय का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो धन संग्रह यानी धन लूटना था, धन संपत्ति अर्जित करना था। भारत पर महमूद गजनवी का आक्रमण के समय कौन सा समुदाय भारत के तत्कालीन राज्यों के शासकों को सूचित करता है? तो ये जयपाल, फतेह, दाऊद और महिपाल, सभी ध्यान रखने हैं। महमूद गजनवी के दरबारी विद्वान कौन थे? तो अलबरूनी इसका दरबारी विद्वान था, उतवी था, फराबी था, उजरी था, तुसी था, बेहाकी, उनसुरी, ये सभी ध्यान रखने। फिरदौसी भी था। तो इसमें इंपोर्टेंट अलबरूनी, उतवी और फिरदौसी, ये कई बार पूछे गए एग्जाम में, ध्यान रखना है आपको। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो देखो उतवी था। तारीख यामनी का लेखन जो लेखक था वो कौन था? तो उतवी था ये भी। शाहनामा जिसका नाम था शाहनामा का लेखक फिरदौसी किसके दरबार से संबंधित था? तो ये महमूद गजनवी के दरबार से, ठीक है। तो फिरदौसी ने लिखी थी शाहनामा नामक पुस्तक, ये ध्यान रखना है। किसे फारसी का होमर कहा गया है? तो ये फिरदौसी को फारसी का होमर कहा गया है। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? तो ये अलबरूनी था। अलबरूनी भारत कब आया था? तो ये 11वीं शताब्दी ईस्वी में आया था, ध्यान रखना है आपको। अलबरूनी के संबंध में कुछ सत्य कथन है, ध्यान रखने। उसका ग्रंथ उस समय के जीवंत भारत से प्रभावित था। वह संस्कृत का विद्वान था। वह त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था, ये भी ध्यान रखना है। अब पूछा जाएगा जैसे अलबरूनी कहाँ का रहने वाला था? तो ये खीवा प्रदेश था, प्राचीन ख्वारिज्म था, ठीक है, वहाँ का रहने वाला था, खीवा प्रदेश का। किताब उल हिंद, एक किताब जो भारत के इतिहास का उल्लेख करती है, किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये अलबरूनी के द्वारा लिखी गई थी। किताब उल हिंद कई बार पूछी गई है एग्जाम में। अलबरूनी की रचना किताब उल हिंद के विषय में सही कथन आपको बताना है। तो भारतीय सभ्यता का संवेदनशील अध्ययन है, मुख्यतः भारत के सांस्कृतिक, सामाजिक एवं बौद्धिक इतिहास का अध्ययन है। आगे देखेंगे। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो ये अलबरूनी था, ध्यान रखना है। हिंदुओं का यह विश्वास है कि उनके देश जैसा कोई देश नहीं है, उनके राष्ट्र जैसा कोई राष्ट्र नहीं है, उनके राजाओं के समान कोई राजा नहीं है, उनके विज्ञान के समान कोई विज्ञान नहीं है। तो यह कथन किसका है? तो ये अलबरूनी का है। अलबरूनी के अनुसार अंत्यज कौन थे? तो अंत्यज का मीन्स क्या था? शूद्रों से भी निम्न लोगों के 8 शिल्पी संघ। तहकीक हिंद किसकी रचना है? तो ये अलबरूनी की रचना है। अलबरूनी के अनुसार कुषाणों के उत्तराधिकारी कौन थे जिन्होंने 10वीं-11वीं सदी में उत्तर भारत पर शासन किया था? तो ये हिंदू शाही थे, ध्यान रखना है। महमूद गजनवी ने किसे भारतीय उपमहाद्वीप के विषय में लिखने की जिम्मेदारी दी थी? तो ये अलबरूनी को दी थी। फतेहनामा ग्रंथ का संबंध किससे? तो अरबों की सिंध से विजय, यानी सिंध पर जो अरबों की जो विजय हुई थी, तो फतेहनामा ग्रंथ उससे संबंधित है। गजनवी शासकों के सैन्य संगठन में किस जाति के लोग सम्मिलित नहीं थे? तो ये ग्रीक जाति के लोग सम्मिलित नहीं थे। महमूद गजनवी का हिंदू सेनापति कौन था? तो तिलक नाम था इसका। मुस्लिम विजेताओं में से किसने अपनी बहुजातीय सेना में हिंदुओं को नियुक्त किया था? तो ये महमूद गजनवी ने, ध्यान रखना है, बहुजातीय सेना में हिंदुओं को नियुक्त किया था इसने। विदेशी आक्रमणकारियों में से किसने सोमनाथ मंदिर की लूट की थी? तो महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था, ध्यान रखना है आपको। सोमनाथ का मंदिर से महमूद गजनवी ने ध्वस्त किया था। तो किस देवता से संबंधित था? तो शिव का, भगवान शिव का मंदिर था ये। लाहौर में गजनी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये खुसरो मलिक था, इसका नाम था। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे? तो ये महमूद गजनवी ही था। महमूद गजनवी के भारत आक्रमण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभाव क्या पड़ा था? तो राजनीतिक और सैनिक दुर्बलता का उजागर होना। महमूद गजनवी के आक्रमण का एकमात्र स्थायी परिणाम क्या हुआ? पंजाब को उसके शासन में मिलाया जाना, यानी पंजाब को उसके शासन में मिला दिया गया था। महमूद गजनवी के जो 17 आक्रमण हुए थे वो थोड़े से ध्यान रखने हैं, पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें इनका क्रम दे रखा है, वर्ष दे रखी है और स्थान दे रखा है। दूसरा आक्रमण 1001 से 2 ईस्वी में हुआ था, पंजाब भारत पे हुआ था ये दूसरा आक्रमण इसका। तीसरा आक्रमण 1003-4 ईस्वी में भेरा उच्च में हुआ था। चौथा आक्रमण 1005-6 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ था। 1007 ईस्वी में पंजाब पे हुआ था पांचवा आक्रमण। छठवां आक्रमण 1008 ईस्वी में बेहिंद आनंदपाल द्वारा गठित संघ के विरुद्ध हुआ था। और सातवां आक्रमण 1009 ईस्वी में हुआ था, नगरकोट में हुआ था, ध्यान रखना है। आठवां आक्रमण 1010 ईस्वी में हुआ था, मुल्तान पर हुआ था। नौवां आक्रमण 1013-14 ईस्वी में आनंदपाल हिंदू शाही राज्य के विरुद्ध हुआ था। 1014 ईस्वी में हुआ था 10वां आक्रमण, थानेश्वर पर हुआ था। 11वां आक्रमण 1015 से 21 ईस्वी में कश्मीर पर हुआ था। 12वां आक्रमण 1018 ईस्वी में कन्नौज पर हुआ था।
वरन बुलंदशहर, महावन, मथुरा पर। 13वां आक्रमण 1018 ईस्वी में मथुरा पर हुआ था। 14वां आक्रमण 1018-19 में वृंदावन, कन्नौज में हुआ था। 15वां आक्रमण 1019-20 में चंदेल राज्य के विरुद्ध हुआ था। 1021-22 में 16वां आक्रमण हुआ था जो कि ग्वालियर कालिंजर में हुआ था। और 17वां आक्रमण 1026 से 27 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर की लूट की थी इसने। तो सोमनाथ मंदिर को लूटा था इसने और ध्वस्त किया था और वहां से बहुत सारी संपत्ति इसने अर्जित की थी, ध्यान रखना है। और जब लूट के लेके आ रहा था तो जाटों ने इस पर हमला बोल दिया था और जाटों ने इसकी संपत्ति को, कुछ संपत्ति इसलिए लूट ली थी जाटों ने भी इससे, तो ये ध्यान रखना है। तो अंतिम आक्रमण 17वां था इसका, जो कि सोमनाथ मंदिर, जो कि गुजरात में पड़ता है। ये थोड़ा ध्यान रखना आपको। अब इसके बाद में पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी के बारे में। तो मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण कहाँ पे हुआ था? तो मुल्तान पे हुआ था 1175 ईस्वी में। मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था? तो भीम द्वितीय नाम था, मूलराज द्वितीय। ये भी पूछ लिया गया कई बार प्रश्न, भीम द्वितीय को किस नाम से और जाना जाता है? तो इसे मूलराज द्वितीय के नाम से जाना जाता है। भीम द्वितीय या मूलराज द्वितीय ने अपनी विधवा माँ नायका देवी के नेतृत्व में किस स्थान पर मोहम्मद गौरी को परास्त किया था? तो ये आबू पर्वत की तलहटी में किया था। अब तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? कई बार पूछा गया। तो 1191 ईस्वी में हुआ था और दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ था वो किस किस के बीच हुआ था? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो ये 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी, इन दोनों के ही बीच हुआ था। दोनों युद्ध इन दोनों के बीच ही हुए थे, तो आपको ध्यान रखना है। वह युद्ध जिसके द्वारा भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी, तो तराइन का द्वितीय युद्ध। ध्यान रखना है, मोहम्मद गौरी द्वारा परास्त किया गया था। प्रथम भारतीय शासक कौन था? तो ये पृथ्वीराज चौहान था। आगे देखेंगे, पृथ्वीराज चौहान किस तुर्की आक्रमणकारी से तराइन के द्वितीय युद्ध में हार गया था? तो ये मोहम्मद गौरी से हार गया था। तो पहले युद्ध में तो मोहम्मद गौरी हार गया था, लेकिन दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी से पृथ्वीराज चौहान हार गया था। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखेंगे, मोहम्मद गौरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ। किस दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान हार गए और उनके राज्य पर कब्जा कर लिया गया? तो यह तराइन का दूसरा युद्ध था जिस पर कब्जा कर लिया था राज्य पर। तो किसने? मोहम्मद गौरी ने इसे हराया था दूसरे युद्ध में। पहले युद्ध में तो वो हार गया था, 1 साल बाद फिर अपनी तैयारी करके आया। पृथ्वीराज चौहान को कैद कर अजमेर में ले जाया गया, जहां उसने गौरी के अधीनस्थ कुछ वर्षों तक शासन किया। और यह कथन किसका है? तो ये हसन निजामी का है, ध्यान रखना है। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो ये चंदावर के युद्ध में जयचंद को पराजित किया था 1194 ईस्वी में। ध्यान रखना है आपको। चंदावर वर्तमान में कहाँ पर पड़ता है? तो ये फिरोजाबाद जिले के यमुना तट पर स्थित है चंदावर। मोहम्मद गौरी खुसरो शाह के विरुद्ध किसके साथ मिल गया था? तो ये जम्मू के शासक के साथ मिल गया था। आगे देखेंगे, सीमांत क्षेत्र के वे उग्र निवासी कौन थे जिन्होंने महमूद गजनवी तथा मोहम्मद गौरी दोनों के लिए समस्याएं पैदा की थी? तो ये खोंकर थे। ठीक है, खोंकर जनजाति थी। तो इन्होंने, आपको ध्यान रखना है, इन्होंने महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी दोनों के लिए समस्याएं पैदा कर दी थी। ये भी बहुत लड़ने वाले थे। मोहम्मद गौरी के गजनी जाते समय किसने हत्या की थी? तो खोंकरों द्वारा हत्या कर दी गई थी। देखो अभी बताया था आपको। तो मोहम्मद गौरी गजनी जा रहा था तो बीच में ही खोंकरों ने उसकी हत्या कर दी थी। आगे देखेंगे, मोहम्मद गौरी की भारत विजय तथा नव स्थापित तुर्की सल्तनत के इतिहास का प्रत्यक्ष विवरण किस ग्रंथ में मिलता है? तो तबकात-ए-नासरी। आपको ध्यान रखना है, काफी इंपोर्टेंट है ये ग्रंथ, तबकात-ए-नासरी। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? तो मोहम्मद गौरी के, ठीक है, इसके सिक्कों पर आपको ध्यान रखना देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी। किसने ऐसे सिक्के जारी करने के आदेश दिए जिन पर हिंदू देवी की आकृति अंकित थी? तो मोहम्मद गौरी ने दी थी। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी? तो बख्तियार खिलजी। ये भी बड़ा खतरनाक व्यक्ति था बख्तियार खिलजी, बहुत लड़ने वाला था और इसने भी काफ़ी मंदिरों को ध्वस्त किया था। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी का ये दास था, गुलाम था उसका मेन व्यक्ति था। आगे देखेंगे, नालंदा महाविद्यालय जो महाविहार था उसका विध्वंस किसने किया था? इसने ही किया था, बख्तियार खिलजी ने। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक को। ध्यान रखना है, मोहम्मद गौरी का आक्रमण देख लेंगे एक बार, तो इसके आक्रमण और बस देख लेंगे। तो सबसे पहले मुल्तान पर आक्रमण किया था मोहम्मद गौरी ने 1175 में, अनिलवाड़ पर किया था 1178 में, पेशावर पंजावर पर 1179 में, सिंध पर 1182 में, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में, द्वितीय युद्ध 1192 में, चंदावर का युद्ध 1194 में कन्नौज पर, और बिहार में यानी बख्तियार के नेतृत्व में हुआ था जो कि 1197 में हुआ था। बुंदेलखंड पर ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक के नेतृत्व में हुआ था 1202 से 1203 के बीच में, और बंगाल पर ये भी बख्तियार के जो नेतृत्व में हुआ था, बख्तियार खिलजी के नेतृत्व में, तो ये 1204 से 1205 ईस्वी के बीच में हुआ था। ये आपको ध्यान रखने हैं। भारत पर तुर्की आक्रमण के संदर्भ में सत्य कथन बताने हैं। तो भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए थे
उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। उत्तर भारत पर तुर्कों की विजय का एक महत्वपूर्ण पहलू नगरीय क्रांति थी। यह कथन किसका है? तो ये एम हबीब का है, ध्यान रखना है आपको। भारत पर आक्रमण करने वाले व्यक्तियों का सही क्रम बताना है। तो पहले मोहम्मद बिन कासिम था, फिर महमूद गजनवी था, फिर मोहम्मद गौरी था, फिर चंगेज खान था, फिर तैमूर था। ऐसे आपको ध्यान रखने हैं। आगे देखेंगे मुस्लिम आक्रमणकारियों के विरुद्ध हिंदू शासकों के पतन का मुख्य कारण क्या था? तो राजनीतिक एकता का अभाव, यानी राजनीतिक एकता नहीं थी, तो इसलिए हिंदू शासकों का पतन हुआ था। लास्ट प्रश्न है, भारत में तुर्कों की विजय के कारणों में से एक प्रमुख कारण था तो घुड़सवार सेना का इस्तेमाल। तो ये घुड़सवार सेना का इस्तेमाल करते थे, इसलिए तुर्की विजय हुए थे। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं, और आप अपनी क्लासों का रिवीजन करते रहिए। और भी मैंने इससे पहले क्लास कराई है, और ये हमारी हिस्ट्री की क्लास वन लाइनर की चलती रहेगी, और पॉलिटी की तो वन लाइनर की हमारी चली रही है क्लास। तो आप अपनी जो है प्रैक्टिस करते रहिए जल्दी जल्दी, क्योंकि आपको पता है कि यूपी ट्रिपल एस सी पैट में इतिहास में से, पॉलिटी में से 5-5 क्वेश्चन आने हैं सब में से, इसलिए तो उस क्लास यानी उस पेपर के लिए भी ये इंपॉर्टेंट क्लास आपके लिए हो सकती है। तो चलिए आज